वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। जो महारिविजन है उसमें थर्मोडायनामिक चैप्टर जो है वो लेने वाले हैं। थर्मोडायनामिक चैप्टर में हम लोगों को 7 बार के सवाल आने वाले हैं और फिजिक्स में भी फायदा तो है ही, लेकिन केमिस्ट्री में भी फायदा है। सर क्या होगा केमिस्ट्री में? बेटा केमिस्ट्री में फायदा इस चीज का है, वहां पे 8 बार के लिए चैप्टर थोड़े से कॉन्सेप्ट तरह से समझना जरूरी है। आपके 15 मार्क फिक्स होने के चांसेस हो सकते हैं। बढ़ता हो गया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोगों को पता है कि मैंने चाय पी ली भैया, चाय रखता हूं 5 मिनट होने के बाद 10 मिनट होने के बाद चाय क्या हो जाती है? ठंडी। क्यों होती है बेटा? क्योंकि हीट ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर टू द लो। जैसे कि सन से रेडिएशन सारे अर्थ पे लो टेम्परेचर है, सन पे हाई टेम्परेचर है। ये सभी चीजें मैं यहां पे ज्यादा डिस्कस करने वाला नहीं। व्हाट इज द थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स एक ब्रांच बेटा फिजिक्स की विच डील विच क्या करता बेटा? कॉन्सेप्ट करता है हीट एंड टेम्परेचर को इंटर कन्वर्जन, है ना। हीट को हम लोग अदर एनर्जी के फॉर्म में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम मतलब क्या? जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने अभी चाय का एग्जांपल दिया तो चाय का ही घुमा देंगे इस टॉपिक में। तो चाय रखी मैंने, आपको पता है कि चाय को हम लोग क्या करते हैं? बॉईल करते बेटा। बॉईल करना मतलब क्या है बेटा? इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली चाय यहां पे रखूंगा। कुछ देर के बाद क्या होगा बेटा? चाय ठंडी होगी। कितनी ठंडी होगी? जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है और चाय का टेम्परेचर है, जब तक इक्वल ना हो तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी। चाय ठंडी होती रहेगी है ना। और एक बार सराउंडिंग का और इस चाय का टेम्परेचर सेम हो बोल रहा हूं मैं, सेम है, तब क्या बोला मैंने आप लोगों को यार? तब हमारी चाय हीट ट्रांसफर करना बंद कर देगी। मतलब यह थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। मतलब टेम्परेचर दोनों सिस्टम का सेम है। हमारे चाय के कप, चाय के अंदर का टेम्परेचर और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है। देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट आर सेम टेम्परेचर होना चाहिए, तब हम इसको थर्मल। द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है? मैं पढ़ाऊंगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, डोंट वरी। चलिए सबसे पहले अभी देखते हैं हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सर आपने बोला लेकिन करके तो देना पड़ेगा। देखो बेटा, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ए हमारा सिस्टम है, यहाँ पे हमारा सी है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। दोनों एरो मतलब ए के बराबर भी सी है, सी के बराबर। यहाँ पे थर्ड एक था, ये होगा। बाद में मैंने क्या किया यार, यही ए का टेम्परेचर बी के बराबर कर दिया। इसका मतलब देखो, ए का और सी का सेम कंसिडर करो। एक टेम्परेचर की बात करता हूं, या जो भी मानते हो 10 केल्विन बोलो, डिग्री जो भी, इसका भी 10 होगा। अब इसका 10 है, मतलब इसका तो 10 हो गया ना भैया। समझे क्या? समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे मैं इक्वल टू करके लिख सकता हूं कि यार यहां पे ये ए बी और ये सी था, ये दोनों इक्विलिब्रियम है। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? अगर ए के बराबर सी हो और ए का बी के बराबर हो, तो बी और सी भी एक दूसरे के बराबर होंगे। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। मतलब बेटा तीनों का टेम्परेचर सेम है, यही बोलना है। दूसरी चीज, और कुछ चीजें मैं शेयर करूंगा आपके साथ। अब एक चीज है, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों आ गया सर? क्यों नाम जीरो रखा गया? बेटा पहले फर्स्ट लॉ निकल गया, दूसरा आ गया, बाद में लोगों को समझ में आया और इससे पहले एक बेसिक लॉ। अब नाम क्या दे? थर्ड लॉ तो नहीं दे सकते, फोर्थ नहीं दे सकते, फिफ्थ नहीं दे सकते। करे क्या? क्योंकि वो तो आगे आगे जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा नाम देते थे कि जो कि बच्चों को लगे बेसिक है, इसीलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया। तो यही इसके अंदर जो कहानी है, यही कहानी दोहरानी थी मुझे। इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा? ठीक है, इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होता है? इंटरनल एनर्जी डिफाइन जो एनर्जी होती है, इसको एसोसिएट विद द रैंडम डिसऑर्डर मोशंस ऑफ मॉलिक्यूल सिस्टम। मतलब कोई भी, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे एक सिस्टम है और इसके मॉलिक्यूल ये अगर रैंडम मोशन में, डिसऑर्डर मोशन में मूव कर रहे हो, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है। वो मिली होगी थर्मल एनर्जी या आपने हीट दी होगी, वो बात अलग है। लेकिन बेटा इसके अंदर जो मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में मूव करे, डिसऑर्डर मोशन, इस मॉलिक्यूल का खचाखच इधर 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 मूव करते घूमते घूमते रहते हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम
इसकी एनर्जी जो होती है इसको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। आपके बुक्स में बहुत लंबा चौड़ी कहानी दी वाली, मैं इतनी तो हर की कहानी नहीं देख सकता हूँ, आपको भी पता है यार इंटरनल एनर्जी मतलब क्या। ओके, एग्जाम्पल के, क्योंकि ये महा रिविजन है कम समय में, तो इंटरनल एनर्जी क्या है मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और थोड़ा सा मन से भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आपके बुक के एग्जांपल लिए, ग्लास ऑफ वाटर केप्ट ऑन टेबल रखा, काइनेटिक एनर्जी बिकॉज नॉट मूविंग, अगर उसका मूव नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी कहां से, तो पोटेंशियल। तो ये एग्जांपल पढ़ लेना, जब रैंडम मोशन हो जाए तभी हम लोग इसकी इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं। अब थर्मोडायनामिक सिस्टम, सर थर्मोडायनामिक सिस्टम से कोई डिफाइन हो सकती है क्या? हाँ जी हो सकती है। कैसे? थर्मोडायनामिक सिस्टम ये कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट का, जैसे कि चाय है, चाय के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का कलेक्शन था बेटा, बहुत वाटर मॉलिक्यूल। कुछ बच्चे बोलेंगे सर वाटर ही नहीं इसके अंदर, तो हम लोग तो चाय की पत्ती डालते हैं। हाँ बेटा कोई प्रॉब्लम, दूध डालते सर अदरक डालते सर इलायची डालते जो डालते होंगे डाल लो बेटा। लेकिन क्या बेटा, ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन फॉर्म यूनिट विच में हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज द सिस्टम। मतलब देखो चाय रखी, उसकी एक्सचेंज हिट करने की कैपेसिटी है बेटा, एबिलिटी है, उसको कहेंगे हम थर्मोडायनामिक सिस्टम। सिस्टम पता है ना यार, हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि ये सिस्टम वो सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का सिस्टम, नंगा सिस्टम, पता है आप लोगों को। तो ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है बेटा, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है और इसकी एबिलिटी होनी चाहिए लेकिन एनर्जी एक्सचेंज करने की। जैसे कि चाय है, ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है बेटा, ये चाय हीट एक्सचेंज क्या करता है, हीट को एक्सचेंज कर सकता है, उसको कहेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम। जैसे वाटर केप्ट इन वेसल इन द सिस्टम, वेसल में वाटर रखो तो वो हीट एक्सचेंज करता है क्या? हाँ जी, ठंडा रहा तो गर्म होता है, गर्म रहा तो ठंडा होता है, जो भी आपको बोलना है बोल लो, उल्टा सुल्टा कुछ भी बोलना है। ओके, तो ये है बेटा हमारी यहाँ पे डायग्राम, ये सराउंडिंग है इन्वायरमेंट ऊपर, और यहाँ पे ये सिस्टम है। इस सिस्टम में मेरी हीट अंदर भी जा सकती है या इस सिस्टम में मेरी बाहर भी जा सकती है, वो डिपेंड करने वाला है, डायग्राम देखने वाले हम लोग कि यार किसका टेम्परेचर ज्यादा और कम है उसके ऊपर करता है, इन्वायरमेंट का किसका, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, अच्छा पहले ये देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम में हम लोग देखने वाले ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मैं हमेशा एग्जांपल देता, आज भी वही देने वाला हूं आपको सबको, अगर मेरे फॉलोअर हो तो आपको पता होगा। सबसे पहले बेटा, जैसे कि आप लोगों ने गैस पे क्या किया, पानी गर्म करने के लिए रखा है और एक बाउल लिया, बाउल को रखा, पानी डाला, ऊपर कोई प्लेट रखना नहीं, कुछ नहीं रखना है, उसको गर्म करो। 100 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर होगा, आपको पता है कि पानी की जो भी हीट है वो बाहर आती है। हाथ पकड़ के देखो, देखो समझ में आएगा हीट बाहर आ रही कि नहीं। दूसरी बात, पानी की लिक्विड की गैसेस स्टेट में कन्वर्जन होकर गैस हवा में उड़ जाता बेटा, मतलब वाटर के कंटेंट को कम करेगा ये, मतलब मैटर हो गया बेटा। और दूसरी चीज क्या कम कर रहा है, हीट। दोनों भी बाहर जब आए उसको ओपन सिस्टम कहना है, दोनों भी बाहर आए तब उसको ओपन, वाटर बॉइलिंग तक है ना, आप लोगों ने एग्जांपल ले सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं, हम लोगों को क्लोज सिस्टम। क्या आपके पास प्लास्टिक की बोतल हो, उसको फ्रीजर में रख देना, एकदम ठंडी होगी, बर्फ भी हो सकती है, उसको बाहर लाओ, बाहर लाने के बाद उसको 1-2 घंटा रख देना, अच्छी धूप होनी चाहिए, धूप में रखो, कहां रखना है या घर में रखो कहीं पे भी। क्या होगा, वो जो बर्फ था उसका नहीं कि बेटा आप लोग देखते होंगे धीमे धीमे लिक्विड कन्वर्ट होगा, और कुछ देर के बाद वो पानी का जो टेम्परेचर है, जो प्लास्टिक के बोतल की बात कर रहा हूं मैं, उसका पानी का जो टेम्परेचर है बेटा वो सराउंडिंग जैसे हो जाएगा। बोलते ना पानी खूब गर्म झाले यार फेंकून दिया, मतलब बहुत ज्यादा ये हो जाता है हीट, तो हम लोग पानी पीने के लायक भी नहीं रहता वो, तो मतलब पी भी नहीं सकते प्लास्टिक का बोतल का पानी, है ना, धूप काले में की बात कर रहा हूं नहीं तो विंटर में बोलोगे। तो बेटा यहां पे क्या हो रहा है, ओनली बेटा हीट बाहर आ रही, क्या पानी बाहर आ रहा है? नो, पानी जितना था उस बोतल में उतना ही रहेगा। तो ये होगा आपका कौन सा सिस्टम है, ये सिस्टम आपका क्लोज सिस्टम है। जैसे कि एग्जांपल दिया वाला है, वाटर बॉयल इन द बॉयलर, क्लोज सिस्टम है, हीट बाहर जाती है बॉयलर के अंदर। देखो ना हम लोग ठंडी के दिन में पानी गर्म करते बॉयलर में, पता है ना, तो इसकी क्या होता है बेटा, वो पैक होता है पूरा, तो वो कुछ देर के बाद पानी ठंडा होता है। हम बोलते हैं नहाने के लिए बहुत गर्म पानी चाहिए तो तुरंत लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है सर, मैं दिखाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं बच्चों। ये क्या है, मिल्टन की बोतल। इस बोतल में क्या होता है पता है, अगर आपने
ठंडा पानी रखा तो ठंडा रहेगा, गर्म रहा तो गर्म रहता है। ये हीट को एक्सचेंज नहीं करता। इसके अंदर दो लेयर्स है, अंदर की लेयर एक बाहर, इसके बीच में थर्मल जैसी चीज होती है जो कि ये हीट को बाहर नहीं आने देता, ना बाहर की हीट अंदर आने देता। मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा वही मेंटेन रखता। अगर आपने पानी ठंडा लेके गए दिन भर तो दिन भर पानी ठंडा ही रहेगा। अगर इसके अंदर चाय लेके गए गरम, थर्मस में आप लोग चाय भी पीते होंगे शायद, तो वो गरम है तो गरम। मतलब बेटा यहां पे ना मैटर बाहर आता है ना अंदर आता है, ना हीट बाहर जाती है। मतलब हीट और मैटर बाहर नहीं जा सकता, अंदर नहीं आ सकता, जैसे वैसे रहेगा। इसको कहना है आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि मैंने थर्मस की बात की थी ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट बेटा, अब यहां पे हीट में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग में, एंड टेम्परेचर जो बेटा डिफरेंट दैट एग्जिस्ट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। बेटा टेम्परेचर चेंज भी होता है। अब देखिए यहां पे मैंने डिनोटेड क्यों किया है, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है। टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट का जो है ज्यादा होगा सराउंडिंग की। क्या होगा बेटा, टेम्परेचर समझो, एक एग्जांपल बता रहा, बर्फ का गोला यहां पे लाके रखा है, फिलहाल में धूप काला है, सभी को पता है, धूप काले में पढ़ा रहा हूं मैं अभी एग्जाम का, और धूप बहुत है, तो मैंने एक बर्फ का गोला लाया। क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा हमारा 30-35 डिग्री सेल्सियस, समझो अब मॉर्निंग का टाइमिंग है तो बराबर है। बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस था। कौन हीट ऑब्जर्व करेगा, बर्फ करेगा। मतलब अंदर हीट आ रही है, अंदर हीट आ रही है, इसीलिए बेटा हीट को अंदर। अब ये सिस्टम की हीट बढ़ेगी, मतलब बर्फ की हीट बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर इसका इन्वायरमेंट का, ई मतलब इन्वायरमेंट, यस मतलब सराउंडिंग बेटा, तो ज्यादा मतलब एनर्जी फ्लो इन द सिस्टम। अब ये फ्लो इन द सिस्टम है, मतलब सिस्टम में आ रहा है, मतलब मेरे जेब में पैसे आ रहे हैं, ऐसे बोलूंगा मैं, जेब में आ रहे हैं। पहले 100 थे, अभी और 100 बढ़ गए। क्या करोगे आप, एडिशन। मतलब बेटा ये पॉजिटिव हीट है। हीट कैसी है, कैसे बेटा, इनटू द सिस्टम है तो पॉजिटिव है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, नहीं सिस्टम का, सॉरी, यस मतलब सिस्टम है, सॉरी यार मैंने यहां पे गलत बता दिया, इन्वायरमेंट से। अब क्या होगा, अब देखो, अब सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे ये सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब सर एग्जांपल बोलो, चाय का टेम्परेचर ज्यादा है, मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको बॉईल किया। अब क्या करेगा ये, धीमे धीमे ये आपका टेम्परेचर जो है इक्विलिब्रियम करना चाहेगा। कोई भी स्टेट, कोई भी टेम्परेचर खुद को नहीं क्या स्टेबल करना चाहते, इक्विलिब्रियम। वो रैंडम मोशन नहीं होने चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर जो हो रहे हैं, है ना, क्योंकि थर्मल एनर्जी बढ़ने से या इंटरनल एनर्जी बढ़ने से वो रैंडम डिसऑर्डर मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का। कोई नहीं चाहता यार ऐसे, मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, चाय भी नहीं चाहती चलिए, तो सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है और इन्वायरमेंट का कम है, तो ये क्या करेगा बेटा, इस टेम्परेचर को बाहर डालेगा। मतलब इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब माइनस, मतलब मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 25 रुपए खर्च किए, तो आपने 75 रुपए से बोले, क्यों 75 रुपए क्यों बोले भैया, क्योंकि आपका टेम्परेचर लो हो रहा है, हमारे खर्चा हो रहा है, यहां से खर्चा बढ़ गया भैया। हाँ सर खर्चा बहुत बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बाकी ये चीज जो कि कंप्लीट करना पड़ेगा, एक डायग्राम नहीं, वो डायग्राम मैं बता देता हूं, आपके बुक्स में की ही डायग्राम है। हाँ, यहां पे बेटा हमारा एक जो सिस्टम है ये ऐसा है, यहां पे Q इज इक्वल टू 0 है। क्यों बेटा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, ये टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट सेम है, तो ये थर्मली इक्विलिब्रियम है। ये कोई भी टेम्परेचर यहां पे क्या, ना बाहर मतलब हीट जाने वाली है, ना अंदर जाने वाली, ये तीसरी केस है। चेंज इन इंटरनल ऑफ सिस्टम, इसके पहले ये जो पॉइंट है इसको कवर करता हूं बेटा। चेंज इन, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट को मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके पहले है वो पॉइंट, ठीक है, ओके, यहीं पे कवर करते हैं। देखो आपके बुक्स में बता देता हूं मैं, 79 पेज नंबर पे, चेंज इन इंटरनल ऑफ सिस्टम। बेटा चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, दो टाइप से चेंज की जा सकती है। नंबर एक, आप लोग हीट दे सकते हो, जैसे कि कोई आपकी इसमें ऐसी डायग्राम है, ठीक है ना, तो घबराओ मत, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये था मेरा क्या है, पिस्टन है, ये गैस मॉलिक्यूल से बेटा, ठीक है, इंटरनल। इसको क्या करूंगा मैं, हीट दे दूंगा। हीट देने से क्या होगा बेटा, यहाँ पे हीट देने से ये जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में मूव होंगे। रैंडम मोशन में मूव होने से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, है ना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो
चेंज इन वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो बेटा इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ेगी। मतलब अमाउंट ऑफ हीट देने से आपकी इंटरनल एनर्जी इस गैस मॉलिक्यूल बढ़ा सकते हैं। इंटरनल एनर्जी मैं कैसे सिस्टम की बढ़ा सकता हूं बात कर रहा हूं। नंबर 1। नंबर दो ध्यान देखिए, विदाउट हीट देते हुए भी देखो, पहले मेरा था यहां पे पिस्टन से कंसीडर कर रहा हूं, इसको मैंने ऐसे करके दबा दिया, नीचे ला लिया ऐसे ऊपर से, तो ये जो मॉलिक्यूल से बेटा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि बेटा किसी का वॉल्यूम कम करना मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं वैसे इसकी इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी इस गैस मॉलिक्यूल को। तो दो टाइप से हम लोग कर सकते हैं आपकी बुक्स के हिसाब से, एक तो बाय हीटिंग और बाय डूइंग वर्क देके भी कर सकते हैं। ये बात ध्यान में आनी चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलो हम लोगों को अभी लॉ लेना है बेटा, चलना बाबा। हाँ, लॉ कौन सा बेटा, यहां पे लॉ लेना है मुझे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली अल्टर, है ना, इन द फॉर्म। मतलब बेटा एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हम लोग, बर्बाद नहीं कर सकते। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से सबसे पहले यहां पे मेरे पास एक पिस्टन है, समझो क्या बेटा, ये पिस्टन है, ऐसे यहां पे रखा है, ठीक है। इसके ऊपर आपको पता है कि अगर मैं, या कोई भी लगा सकता है, ऐसे कुछ नहीं, इधर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये लगाने वाला हूं मैं, यहां पे प्रेशर चेंज हो रहा है। तो अगर हमारे पास उस हिसाब से अगर फार्मूला देखे जाए तो F इज इक्वल टू PA। ये PA क्यों लिखा है सर, बताता हूं। प्रेशर का फार्मूला बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया है। चलो कोई टेंशन नहीं बेटा, इस पे जो गैस मॉलिक्यूल अगर रैंडमली यहां पे जाके कोलाइड्स करते खटाखट, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, चेंज होगा। या अंदर भी किया तो भी चलेगा, बाहर से अपने अंदर भी दबाया तो भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है। खाली वहां पे पॉजिटिव और निगेटिव कब होता है ये बात बताने वाला हूं, डोंट वरी। तो यहां पे वर्क चेंज कर रहा हूं, तो फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा। अगर ये इधर आया तो dx इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर इसको अंदर से दबाया तो लेकिन यहां पे मुझे पता है जो वर्क कर रहे हैं आप, फोर्स की वैल्यू बेटा P इंटू ए इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन करते बेटा, मुझे लगता है कि इसका वर्क W मिलेगा, ये P कांस्टेंट है, और यहाँ पे A इंटू डी एक्स ये वैल्यू में ना बेटा, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वैल्यू। dx मतलब क्या बेटा, है ना, एरिया इंटू लेंथ है, जो भी एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलना है, तो ये वैल्यू मिला है बेटा। ये हम लोगों को वर्क का फार्मूला है P, इसका इंटीग्रेशन हायर टू लोअर, इनिशियल टू फाइनल करते हैं, तो यहाँ पे ये V है बेटा, इसका इंटीग्रेशन VF और VI है, समझे, इंटीग्रेशन लिमिट रखिए। तो वर्क इज इक्वल टू P, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, ये भी लिख सकता हूँ ऐसे, समझे। ये वर्क यहाँ पे मिल रहा है, चेंज इन वॉल्यूम कितना मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आनी चाहिए। पहले फोर्स लग रहा है, हाँ सर गैस मॉलिक्यूल लगा ले, वर्क क्या हो रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू P इंटू ए इंटू डी एक्स, कौन है बेटा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इनिशियल टू वॉल्यूम लिमिट पुट की, ये मुझे मिल रहा है। अब ये होगी बात वर्क की, वर्क कर रहा है। अब अगर मैं वर्क कर रहा था इसके ऊपर, समझो, कंसिडर करो यहां पे वर्क हो रहा था, तो इसके थ्रू अगर मैं ये बात समझ के ले लूं कि इस वर्क में अगर मेरा पिस्टन, मतलब या मैंने हीट दे दी, एक एग्जांपल पे कोशिश करते देने की, यहां पे हीट दे दी सर, और हीट देने से मेरा पिस्टन हिला ही नहीं, अपनी ही जगह पे है, तो ये हीट टोटल जितनी होगी, ये गैस मॉलिक्यूल जो है हमारे, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो चुका है इस पिस्टन का, तब ये जो होगा बेटा, ये मेरी जितनी भी हीट है उतनी यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज करने में चली जा रही, पूरी की पूरी। नंबर 1, मतलब मैंने हीट देने के बाद इंटरनल एनर्जी ओनली गैस मॉलिक्यूल की चेंज हो रही है। ऐसा क्यों, इसका कारण है कि आपका वर्क कुछ नहीं हो रहा, पिस्टन ऊपर नीचे नहीं जा रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम चेंज करना मतलब वर्क है, देखो ना, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वर्क मतलब चेंजिंग वैल्यू में बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखते हैं, यहां पे दूसरा पिस्टन ले लिया, कोई हीट नहीं दे रहा, कुछ नहीं, लेकिन अंदर से इस गैस मॉलिक्यूल को बहुत झटके आ रहे, इसने झटके से झटका दे दिया, और झटके से झटका देने से इसका वॉल्यूम जो था वो वॉल्यूम
पहले यहाँ था, अभी ये वॉल्यूम यहाँ गया, देखो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब वॉल्यूम चेंज हो गया, मतलब बेटा इंटरनल एनर्जी जो है बेटा ये वर्क कर रहा है, लेकिन ये निगेटिव है ना, ये निगेटिव है। निगेटिव क्या है, मुझे लगता है कि पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये एनर्जी एक्चुअली वर्क निगेटिव नहीं, इधर ऐसा लिखना चाहिए था, ठीक है, माइनस डी। क्यों 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 क्यों? क्योंकि बेटा इससे क्या होगा, खुद के पास की एनर्जी लॉस कर रहा है ना कौन, गैस मॉलिक्यूल। ये गैस मॉलिक्यूल के पास खुद की एनर्जी थी, उन्होंने एनर्जी ऐसे धक्के दे दे के खर्चा कर रहे, इस वाल को धक्का दे रहे, तो ये भी इक्वेशंस लिख सकता हूँ। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अभी मैं थोड़ा सा बुक के थोड़ा सा बाजू हट के ऐसे बताऊंगा कि देखो यार, बुक में थोड़ा सा अलग दिया, मैं अलग बताने वाला। यहाँ पे अब ले लिया पिस्टन्स, ये पिस्टन था, यहाँ पे हीट दे दी, हीट देने से आपको पता है कि आपका पिस्टन इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, हाँ सर, और पिस्टन भी ऊपर गया, देख पा रहे आप लोग, पिस्टन भी दे दिया, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बेटा, क्या होगा, यहां पे इस गैस मॉलिक्यूल को एनर्जी देने के कारण यहां पे हमारा पिस्टन ऊपर गया, मतलब कुछ वॉल्यूम चेंज किया और इंटरनल एनर्जी चेंज की, दोनों काम हो रहे हैं। इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम चेंज होना मतलब वर्क चेंज होना, मतलब मैंने जो अमाउंट ऑफ हीट दे दिया यार, अमाउंट ऑफ हीट दे दिए, डी क्यू इतनी चेंज करा, या क्यू बोल सकते हो, तो इसमें इंटरनल एनर्जी और चेंज इन वर्क कर रहा हूं, या क्यू लिख सकते हो, इंटरनल एनर्जी चेंज करा और वर्क डन। यही लॉ है आपका, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कौन सा लॉ है यार, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, समझे। चलिए, मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए अभी, ओके चलो। तो यहां पे रिलेशन बिटवीन द हीट एंड वर्क की बात की है, ओके ये भी बात करते हैं। आपके बुक्स में जैसे दिया वैसे पॉइंट लेने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट लॉ में और कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो कि आपके इसमें नहीं दिए थे क्या मैंने, ओके कोई टेंशन नहीं है। चलिए, यहाँ पे थोड़े से हीट और इसका जो कुछ डायग्राम दिए वाले हैं, इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी कैसे कर सकता हूं मैं। हीट दे दी बेटा, या सिस्टम को हीट दे दी, हीट दी थी Q इज इक्वल टू 200, और जो आपके बुक्स में दिया वाला है, और वर्क कर रहा हूं 100, वर्क कर रहा हूं बेटा 100, रख दो यहाँ पे, ये 200, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये 100, समझ में आया होगा कितना इजी है। ये इधर गए तो माइनस हो गए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी 100 जूल होगी। दूसरा एग्जांपल दिया वाला यहाँ पे माइनस में दिया, जानबूझकर ये दे रहा हूँ ऐसे, यहाँ पे -20 जूल, और यहाँ पे जो वर्क है बेटा वो भी -100 है, 100 जूल। चलो रख देते यार, यहाँ पे माइनस 200 है ना, चेंज इन इंटरनल निकालना है, यहाँ पे ये माइनस है बेटा, ठीक है ना। ये इधर आए तो ये इधर लाया तो -200, ये प्लस होंगे इधर आने से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 200 में से 100 गए, लेकिन माइनस में से गए, इसलिए -100 जूल। तो इंटरनल एनर्जी खुद की यूज कर रहा है, अंदर वाली जो खुद के पास थी ना वो यूज कर रहा है वो गैस मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे कोई हीट दी जा रही नहीं है ना, खुद की यूज कर रहा है, नहीं दी गई है लेकिन खुद की भी यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे हम लोग बाहर ये कर रहे हैं। चलो ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि जितनी आ गई, जितनी यहाँ पे क्या दे वाला है, 200 दे वाला है। देखो ये बाहर भी यहाँ पे हीट जो आ रही है 200, और वर्क डन भी 200 कर रहे हैं, तो 200 मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 बेटा, क्योंकि इसमें कुछ रहेगी नहीं। चलिए, रिलेशन बिटवीन द हीट वर्क करना है हम लोगों को, क्या करना है, रिलेशन बिटवीन यहाँ पे जो दे वाला है, अरे ये यहाँ से थोड़ा सा कुछ, हाँ पॉजिटिव निगेटिव, एक्चुअल में ये थोड़ा सा और आगे गया क्या, मैं एक मिनट मुझे चेक करने दो थोड़ा सा, निगेटिव वर्क, ओके स्टेट वेरिएबल, ओके कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई टेंशन नहीं, मुझे लगा कि ज्यादा, हाँ चलिए बात करते हैं। देखो बेटा, यहां पे रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क करते हैं। अब देखो, पॉजिटिव वर्क बाय द सिस्टम कब होता मैं बताऊंगा, गैस मॉलिक्यूल विल स्ट्राइक द पिस्टन्स एंड लॉस देयर द मोमेंटम टू इट एंड एक्सर्ट द प्रेशर ऑन इट, मतलब उनका कहना है अगर हमारे गैस मॉलिक्यूल आ रहे हैं,
अटैक से इसके ऊपर मोशंस कर, मतलब क्या कर रहे हैं बेटा, धक्का मार रही इस वाल पे। धक्का मारने से यहाँ पे ये हमारी इधर आएगी कौन, पिस्टन्स, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम हमारा बेटा बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वर्क बोलो, सिंपल सा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, पहले इनिशियल था 10 अब हो रहा है 15, तो पॉजिटिव वर्क बोलना है। मैं सिंपल फंडा बताता हूं, या ऐसे भी बोल सकते बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है बेटा, सिस्टम इसके ऊपर कोलाइड्स कर रहा है मॉलिक्यूल्स को, और इसके कारण वो पिस्टन आगे आगे, क्योंकि ये पिस्टन मूवेबल होता है, मासलेस होता है, फ्रिक्शनलेस होता है, इसलिए मूव होता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर गैस मॉलिक्यूल के पास इतनी सारी एनर्जी आएगी क्या? नहीं आएगी, करेक्ट है आपका, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बेटा एक्चुअल में ऐसा होना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहां पे वर्क डन क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, और ये होगा वर्क पॉजिटिव। कैसे सर? पी, आप देखो यहां पे वी एफ माइनस वी आई, ये फार्मूला याद रखिए। अब यहां पे इनिशियल था मेरा कितना, समझो 10 मीटर क्यूब है। अब मैंने बढ़ा दिया सर, बढ़ा दिया, कितना कर दिया सर, 12 मीटर क्यूब, तो ऑब्वियसली 12 माइनस 10 होगा तो ये +2 ही होगा। +2 मतलब प्रेशर तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, समझो, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ने से हमारा वर्क होता है पॉजिटिव, मतलब इसी को कहते हैं बाय द सिस्टम, वर्क डन कैसे, बाय द सिस्टम है ये। चलिए आगे बढ़ता हूं, अब क्या होगा बेटा, ऑन द सिस्टम होगा, मतलब सिस्टम पे कर रहा हूं, मतलब इसको ढकेल रहा हूं, इधर से धकेलना है। इसका मतलब बेटा हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है और हमारे पास वर्क का पी, फार्मूला क्या बेटा, वी एफ माइनस वी आर। अब इनिशियल जो वॉल्यूम था हमारा, यहां पे बात कर रहे थे 10 मीटर क्यूब की, अब ये जो फाइनल है वो कम हुआ, 8 हुआ, तो 8 माइनस 10 क्या होगा, -2 आ रहा है, मतलब वर्क डन हमारा निगेटिव होगा। क्यों? हमारा वॉल्यूम कम होगा, या सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, ऑन द सिस्टम या ऑन द पिस्टन पे काम कर रहे हैं, पिस्टन को ढकेल रहे, वॉल्यूम कम कर रहे, वॉल्यूम बढ़ रहा है पॉजिटिव वर्क, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है निगेटिव वर्क। समझे? समझ में आ रहा है? देखो यहां पे हम लोग ये बात कर रहे थे, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, बेटा thermodynamic system variable are the microscopic quantity है which determine the thermodynamic equilibrium state variable। कौन कौन से बात करता हूं मैं बाद में। determine the state system is pressure है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर ऑन पर्टिकुलर टाइम, दे नॉन एज द थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, मतलब जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। आपको एक याद आ रहा होगा, मैंने कुछ आइडियल गैस इक्वेशंस के बारे में बताया था, याद है आपको? वही यार, PV = nRT, यही तो इक्वेशंस लगाने वाले हैं। PV = nRT के बारे में बात करने वाला हूं मैं, क्योंकि यहां पे हम लोगों को इसके ऊपर बात करके बताने वाला हूं, प्रॉपर्टीज बताने सिस्टम एंड सिस्टम वेरिएबल की। मेजरेबल है बेटा ये प्रॉपर्टी, ऑब्जर्वेबल कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम रेंज। देखो एग्जांपल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास ऑफ सिस्टम आर सम वेरिएबल, दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम, देयर आर द मेजरेबल प्रॉपर्टी है, इसको माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल बोल सकते हैं। आगे हाँ, हम लोगों को सही में ये पढ़ना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको स्किप किया, ठीक है ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे, इंपॉर्टेंट ये देखो यहाँ पे इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसके ऊपर 2 मार्क के लिए सवाल आने के चांसेस है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, और एक्सटेंसिव साइज के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे कि मेरे पास पानी की बॉटल है बेटा, ठीक है, इस पानी की बॉटल में मैंने ले लिया वाटर, चाय ले लो, वाटर ले लो, आपकी मर्जी, मैंने तो चाय ही लेनी है, ठीक है ना, किसी को कॉफी लेना, दूध लेना, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन, मैंने जैसे ही इसके अंदर पानी रखा, ठीक है बेटा, पानी रखा, इस पानी को देखो ध्यान रखना है, इसको अगर इसकी कुछ क्वांटिटी ऐसी है कि वो चेंज नहीं होने वाली है, जैसे कि इस पानी है, पानी का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, इसको काट दो, 2 बॉटल कर दो, 2 बॉटल करना, ठीक है। 2 बॉटल करने से सराउंडिंग का टेम्परेचर अंदर नहीं जाना चाहिए, कंसिडर करो। हाँ, नहीं तो बोलेंगे सर ये तो टेम्परेचर आएगा अंदर, बहुत ज्यादा फिजिक्स मत लगाना, नहीं तो बस वाट लगेगी हमारी है ना। 2 करो बेटा, टेम्परेचर पहले था इसका, नीचे वाला पार्ट का, ऊपर वाला का सेम रहेगा, कोई टेंशन नहीं बेटा, सेम टेम्परेचर रहने वाला है, नंबर 1। दूसरी बात, डेंसिटी, जो लिक्विड की डेंसिटी थी वाटर की, वही रहने वाली है। रिफ्रैक्ट इंडेक्स से बहुत सारे क्वांटिटी ऐसे, टेम्परेचर रिफ्रैक्ट इंडेक्स से डेंसिटी हो, उसकी जितनी थी उतनी ही रहेगी, इसको कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। शेप और साइज के कारण जिस क्वांटिटी के ऊपर फर्क नहीं होता है उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं।
फिर वो टेम्परेचर हो या डेंसिटी हो वाटर का। अब आगे बढ़ते हैं। बेटा मुझे बताओ, इसको कट किया था आपने, तो इसका मास था इस वाटर का 1 kg। अब आधा आधा कर दिया, क्या होगा? आधा कीजिए इधर, आधा कीजिए इधर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेटा मास को बांट सकते हैं हम लोग, इसको कहना है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब शेप और साइज से जिस क्वांटिटी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहने। क्या कहनी है? एक्सटेंसिव। देखो एक्सटेंसिव वेरिएबल डिपेंड द साइज ऑफ सिस्टम है। जैसे कि मास है, हाँ वॉल्यूम भी आधा हो रहा है, पहले था 10 क्यूबिक मीटर, अभी रहेगा 5 है ना। एंट्रोपी जो भी, मास और वॉल्यूम का एग्जांपल बेस्ट रहेगा, मुझे लगता है ये दे दो, आपको पता है सभी को। तो थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। फिर हम लोग पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, इस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब अनबैलेंस फ्लो नहीं होना चाहिए, बैलेंस फोर्स रहना चाहिए। देखो व्हेन दे आर नो अनबैलेंस मतलब बैलेंस, नो अनबैलेंस मतलब बैलेंस होना चाहिए फोर्स विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर भी, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम इज सेड टू बी द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको। सिस्टम इज आल्सो सेड टू बी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रेशर थ्रूआउट द सिस्टम, बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग द सिस्टम सेम होना चाहिए, इसको कहेंगे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल, केमिकल मतलब ना अंदर जाना ना बाहर आना। सर बॉटल निकालो बाहर से, हम लोगों को देखना होता है। बेटा यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। हमारी रिएक्शन नहीं रे बाबा, केमिकल की बोल रहा हूँ, केमिकल की रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इसको केमिकल इक्विलिब्रियम करते हैं। सिस्टम इज सेड टू बी द केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए व्हेन देयर इज द नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम। देयर इज द नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, मैटर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए फ्रॉम वन पार्ट सिस्टम टू अदर। क्योंकि पार्ट डालो, जैसे कि पानी में नींबू डालो, नींबू डालने से रिएक्शन होगी, तो क्यों डाल रहे हैं अंदर मैटर? मत डालना। पानी में नमक डालो, पानी में नमक डालने की कुछ रिएक्शन होगी, तो मत डालना भैया, ऐसे मत करना, है ना। तो वही बोल रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। इसी को केमिकल। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट, डू नॉट चेंज विद इन द टाइम, मतलब ये चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। हम लोगों को थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल में डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम। मैथमेटिकल जो रिलेशन से पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, इज द नंबर्स ऑफ और इज द इनिशियल गस्ट और भगवान टी इज द टेम्परेचर, या ऑलरेडी केटीजी एंड रेडिएशन में चैप्टर में पढ़ा होगा। आगे बढ़ता हूँ। पीवी डायग्राम, वाह क्या डायग्राम आ गई सर, बहुत अच्छी लिख रही है। हाँ इसकी शादी थोड़ी करनी है हम लोगों को। चलो, पॉजिटिव वर्क विद द वेरी प्रेशर। अब बात बताते हैं। मुझे बताओ, यहाँ पे एक ग्राफ निकाला मैंने, मेरा इनिशियल प्रेशर था, बाद में यहाँ पे फाइनल प्रेशर है सर, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। अब देखो यहाँ से निकल गया मैं, मेरा प्रेशर कम हो रहा है लेकिन वैल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हो गया क्या? चलो नीचे आ गया सर, नीचे आ गया, चलो कोई टेंशन नहीं। अब देखो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, ये ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों ने पहले प्रेशर कम 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 देखो, कम कम हो रहा है, कम कम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। देखो ना, वॉल्यूम यहाँ से 0 था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी गिनते होंगे। तो इसमें हम लोगों को ये फाइनल प्रेशर है, प्रेशर कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ना उसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं, मैंने बोला था। और यहाँ पे ग्राफ में नीचे ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको वर्क का फार्मूला मालूम है, P इंटू डी वी, इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल। ये 0 से बड़ा है, मतलब बढ़ गया है, बड़ा है ना बेटा। 0 से बड़ा क्यों है? क्योंकि बढ़ा रहा हूं मैं। तो ये कैसे निकालते हैं? वर्क निकालने का जो फार्मूला होता है, ये एरिया अंडर द कर्व, कितना एरिया अंडर कर रहा है, जैसे कि ये आपका एरिया अंडर कर रहा है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। कोई टेंशन है यार? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। निगेटिव वर्क वेरिंग द प्रेशर। अब निगेटिव वर्क कैसे होता है? वॉल्यूम कम होना चाहिए, पहले वॉल्यूम बढ़ रहा था, अब वॉल्यूम देखो सेम फार्मूला, सेम ग्राफ दिखता है। बच्चे एक गलती करने के चांसेस है कि सबसे मेन ध्यान रखिए, पहला ग्राफ और अभी की ग्राफ में फर्क मुझे बताना। पहले था इसको P1, यहाँ पे P2 लिखा था, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 लिखा था, आपके इसमें V2 लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा था ग्राफ, याद है, ऐसा ही ग्राफ था।
तब मेरा डायग्राम का फ्लो इधर, मतलब डायरेक्शन ऊपर से नीचे का। अब ध्यान रखिए, यहां पे मुझे P1 निकालना है P2 की जगह, और यहां पे P1 करना है, नहीं यहां पे P2 यहां पे P1, सॉरी यहां पे भी V2 है और V1, उल्टा है ना बेटा। अरे यहां पे हम लोग उल्टा जाने वाले हैं, समझे क्या? तो यहां पे ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ध्यान रखने जैसी चीज है कि ये ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर, ये नीचे आ रहा था, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो ये P1 होगा, ये P2 होगा। अरे हम लोग इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं ना, देखो इनिशियल है ये, वॉल्यूम कम 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 होते जा रहा है, मतलब वॉल्यूम आपको लग रहा है हाँ प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। तो यहाँ वॉल्यूम इधर जा रहे हैं ना, मैं इधर जा रहा हूँ ना बेटा, और यहाँ इधर जा रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो बढ़ते जाता है, यहाँ 0 2 3 4 5 6 7, और इधर उल्टा जा रहा हूँ 8 7 6 3 2 0, मतलब इधर कम हो रहा है। ये ग्राफ में गड़बड़ क्या करते बच्चे, उनको आदत है P1 P2 V1 V2 लिखते। अरे बेटा कम हो रहा है तो मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा ना उसके, और वॉल्यूम कम होना मतलब वर्क डन भैया निगेटिव होता है। यहां पे सिस्टम पे, ऑन द सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। सिस्टम पे मैं ढकेल रहा हूं इसको, पिस्टन्स को ऐसे ढकेल रहा हूं, तो पिस्टन अंदर 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 जा रहा है, वॉल्यूम कम कर रहा है, मतलब बेटा यहां पे वर्क तो हो रहा है लेकिन निगेटिव वर्क हो रहा है। ये बात ध्यान रखना, इस ग्राफ से समझ में आता है। ग्राफ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम बच्चे यहां कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इतना मुझे जोर देना पड़ रहा है इस चीज पे। पॉजिटिव वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर, अब वर्क पॉजिटिव ठीक है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट, देखो ना यहाँ पे प्रेशर को चेंज ही नहीं किया जा रहा है, प्रेशर जितना था उतना ही रखा जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है। हाँ सर, V1 से V2 तक जा रहा हो, समझे ना? तो यहाँ पे पॉजिटिव आपका फाइनल बड़ा है ना यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ता हूं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, क्या बात है सर। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में हम लोगों को थोड़े से ग्राफ तो देखिए। अभी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में हम लोगों को कुछ नहीं करना है, क्वाजी स्टेट मतलब बेटा धीमे धीमे काम करना पड़ेगा यहाँ पे। थर्मोडायनामिक प्रोसेस बाय विच इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम टू फाइनल स्टेट, ड्यूरिंग सच चेंजेस देयर में द ट्रांसफर द हीट होती है इनटू द सिस्टम और इन्वायरमेंट में। तो पॉजिटिव हीट होगी, वाटर बॉइल द हीट इन ट्रांसफर करते हैं हम लोग वाटर में, पता है। तो यहाँ पे वाटर में ट्रांसफर कर रहे हीट, मतलब ये पॉजिटिव वर्क होगा, ये बात तो मैंने। हीट में बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंट, बाहर जाएगी तो निगेटिव होगा। अरे बेटा हीट बाहर जा रही है, मतलब मेरे जेब में से पैसा खर्च कर रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे सर आपके पैसे कम हुए, मतलब क्या क्या आपने सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करा। सिमिलरली सम वर्क कैन बी डन बाय सिस्टम, पॉजिटिव वर्क है, और सम वर्क कैन बी डन सिस्टम निगेटिव होता है, ये तो पता है यार। हाँ, अब हम लोगों को यहाँ पे एक तीन यहाँ पे ग्राफ जाने के, मतलब ये ग्राफ, इसके तीन ग्राफ बनाने हैं। पहले ध्यान देना है, इनिशियल स्टेट ए है, बी हमारी फाइनल स्टेट है, और यहाँ पे नंबर 1 मैं धीमे धीमे यहाँ पे लेने वाला हूँ। यहाँ पे देखो हमारा ये चीज़ है, ये बराबर है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इसलिए पी एफ लिखा है। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बेटा इनिशियल है और यहाँ पे वी एफ है। बात समझ में आ रही है? आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, ए से बी है, ये ए से बी है, ठीक है, ये ए से बी है। अब ए से बी जा रहा है ग्राफ, समझे, ए से बी जा रहा है ग्राफ। अब ए से बी जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा क्या होने जा रहा है। मैं गया बेटा, यूरिया कितना कवर किया है, ठीक है, आपने बोला कि सर इतना यूरिया, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, ए से बी जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। दूसरे ग्राफ में आप लोग देखोगे तो दूसरा ग्राफ जो है मेरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये ए है, ये सी है, यहाँ पे बी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर था इनिशियल, ये फाइनल था प्रेशर, और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम है बेटा इनिशियल और ये है फाइनल। अब इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि ए से सी जाओ तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सी से बी जाओ प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पे एक ग्राफ ऐसा बनेगा आपका, जो इनिशियल है बेटा, ये प्रेशर फाइनल है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। इसका मतलब ये है बेटा कि ये इतना ही एरिया कवर कर रहा था, ये वाला इतना कर रहा था, ये वाला इतना कर रहा था। अब इसमें प्रेशर वेरी हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट था, अब वॉल्यूम वेरी हो गया, प्रेशर कांस्टेंट फाइनल। इन तीनों ग्राफ से हम लोगों को मॉरल ऑफ द स्टोरी ये समझ में आता है कि सर आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे हमारा यहाँ पे वर्क डिपेंड नहीं करता, तो इंटरमीडिएट के पॉइंट भी डिपेंड है। क्या बात कर रहे हो सर, क्या 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 क्या? मैंने बोला आप लोगों को
ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इसी के ऊपर हमारा वर्क नहीं है। आपके बुक्स में सीधा सीधा सेंटेंस दिया होगा, शायद मैं आप लोगों को बता दूं कहां है। हाँ, पेज नंबर 87 देखो, वर्क डन बाय द सिस्टम डिपेंड नॉट ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल, ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, इनके दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसके बीच वाले पॉइंट ये यहां पे अलग मार्कर इस्तेमाल करता हूं ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। ए यहां पर एक पॉइंट है, यहां इसको जोड़ के, मतलब मैंने ए से बी निकालना है तो वैसे नहीं निकालते, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, फिर इसको जोड़ देते हम लोग। बाद में बोलते सर इनिशियल पॉइंट ए बी है फाइनल, लेकिन इंटरमीडिएट बीच में भी पॉइंट है ना, इसके बीच के भी पॉइंट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये ग्राफ ये डिसाइड करते हैं कि कहां से कहां। देखो यहां पे ए बी है, यहां पे भी ए और बी है, लेकिन मेरे जो पॉइंट जो आंसर मिले थे बीच बीच में वो ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, तो इसको मुझे ऐसा जोड़ना पड़ा। मतलब मैं ए से बी ही जा रहा हूं हर टाइम। देखो ए और यहां पे बी है, जाने का पाथ ये है अभी, ठीक है। ए और बी ही पॉइंट है बेटा, ए और बी है, लेकिन आप इसके बीच में पॉइंट ये ऐसे थे, तो इसलिए आप लोग ऐसे जाके ऐसे आ गए। ए और बी ही पॉइंट है, देखो यहां पे भी ए और बी ही है, लेकिन आप इसके इंटरमीडिएट पॉइंट ऐसे, तो इसलिए मेरा ग्राफ ऐसा आ गया। मतलब ये इंटरमीडिएट पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है हमारा वर्क डन भाई साहब, क्योंकि ये कितना एरिया कवर कर रहा है। देखो पॉइंट ए और बी इनिशियल और फाइनल एक ही है, हर टाइम पे जगह एक ही जगह है सभी की, तीनों ग्राफ में, लेकिन इसका एरिया सबसे कम इसका एरिया दिख रहा है मुझे, बाद में इसका एरिया बड़ा दिख रहा है, इसका बहुत ज्यादा दिख रहा है। मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट पे ज्यादा डिपेंड करेगा। क्या बात है सर, ये सब कुछ चीजें पढ़ो यार, मैंने अभी अभी बताया, ये ग्राफ बता दिया, ये एट ए टाइम बता दिया मैंने, है ना। अब इसको सेपरेट किया गया, बाकी कुछ नहीं। ओके, अब उसके बाद में हम लोगों को रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल की बात करते हैं। बेटा रिवर्सिबल जो है मतलब कैसे होता है, जिस पास से आप गए थे उसी पास से घर पे आना। मतलब मैं जाया था, मुझे पहले गया था इस पॉइंट से ए से बी जो भी होगा आपका ऐसे गया था, तो आपने देखा कि इसका जो प्रेशर है और ये प्रेशर है ना, पहले वॉल्यूम था वी, ये फाइनल है वी अप, तो आप लोग गए थे ऐसे ही, तो वॉल्यूम बढ़ गया था, है ना, प्रेशर कम हुआ था। बाद में जब आओगे ना तो वही पाथ से आना, तब वहां पे रिवर्सिबल पाथ कहते हैं, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे बेटा, रिटर्न वही पाथ से आना चाहिए, वही बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिटर्न ओरिजिनल। लेकिन बेटा रियलिटी में ऐसा होता नहीं है यार, हाँ जी, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। एक बात ध्यान रखना, रिवर्सिबल प्रोसेस होती नहीं है, जिस पाथ से आए थे उसी पाथ से डबल वो हमारा वही काम होगा, क्योंकि हम लोग कुछ फ्रिक्शन के कारण, कुछ सराउंडिंग के कारण, टेम्परेचर चेंज होने के कारण कुछ ना कुछ तो बदलाव दुनिया में होता ही होता है। ये बोलने वाली चीज़ है, रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए, ये प्रैक्टिकली हम लोग जब करेंगे एक्टिव तब नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़ते, इरिवर्सिबल प्रोसेस ये होती है, ये होती है एक्शन में कुछ ना कुछ तो लॉस होते जाना, कुछ ना कुछ तो बदलाव होना ही चाहिए। तो ये देखो मैं आया था ऐसे पास से और गया ऐसे पास से, तो ये ए है, ये बी है, तो ये है बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोबारा वो पाथ रिट्रेस नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली हमारे यहाँ पे होता है, ऐसे बोला जा सकता है, ठीक है बेटा। तो आप देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब बच्चों सेम होना, थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब यहां पे मैं लिखने वाला हूं जैसे यहां लिखा है डेल टी जीरो, बेटा टेम्परेचर जीरो नहीं है। मुझे एक स्टूडेंट ने सवाल किया था, क्या सर यहां पे टेम्परेचर जीरो होता है? नहीं 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 नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट होता, चेंज नहीं होता। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस तो 10 ही रहेगा, उसका 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। मतलब जिस प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट हो, ठीक है, उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होता है बेटा, चेंजेस होते हैं, और कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और आइसोथर्मल चेंजेस कहते हैं डेल टी इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस है बेटा, क्या होता है आपको पता है, एक प्लास्टिक के बोतल में ना पानी भर के एकदम भर के रखना फुल्ली, और फ्रीजर में रख दो, क्या होता है, अरे वो बॉटल अगर बहुत पतली हो तो फूटने के भी चांसेस होते हैं। क्यों? वाटर का वॉल्यूम कम और बर्फ का ज्यादा होता है, देखा आपने। मतलब यहां पे क्या मैं बोल रहा हूं, प्रेशर
एंड वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना यार, मैंने बोला ना आपको वॉल्यूम चेंज होता। अब देखो मेल्टिंग ऑफ आइस रख दो, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है वहां पे, लेकिन मेरा आइस का क्या होगा, वाटर होगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का एग्जांपल आप लोग दे सकते हो। वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, पता है ना आप लोगों को। वैसे चलो आगे बढ़ता है, इसके कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के कुछ इक्वेशंस हम लोगों को देखने हैं, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल लेवल पे बताने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। यहां सबसे मेन मुझे बताओ बॉयल्स लॉ लागू होता है, याद होगा ना यार, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P। सिलेंडर का एग्जांपल दिया था, सिलेंडर, ओके, वही सिलेंडर का एग्जांपल देखो, प्रेशर से भरते हैं ऐसे उस गैस को, है ना, और वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बेटा वहां पे। तो वैसे करते हुए PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकता हूं मैं, ओके। अब यहां पे क्या होने जा रहा है बच्चों, वर्क होने जा रहा है। तो यहां पे वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन VI via P इंटू डीवी। सर PV इंटू डीवी कहां से इक्वेशन है, जिनको पता नहीं दोबारा एक बार बोलने की कोशिश करता हूं। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, dx लिखो जो भी लिखना है। फोर्स होता है बेटा यहाँ पे P इंटू E। कैसे सर, अरे प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या होगा P इंटू ए, तो P A इंटू dx। मुझे बताओ एरिया इंटू जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको वॉल्यूम कहते हैं, तो इसलिए P इसको डीवी लिखता है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है, ओके। लेकिन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन होता है, सबको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कहां से इक्वेशन ला रहे हैं सर, ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों। कौन सा इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है। मुझे पी की वैल्यू रखनी है तो एनआरटी बाई वी होगा। तो इस इक्वेशन में वन इक्वेशन में पुटअप करते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू एन, हाँ सर, आर टी कॉन्स्टेंट है, देखो ना एन आर टी कॉन्स्टेंट है। बचा क्या है सर में यहाँ पे, ओनली डी वी और ये वी, और ये इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम है। तो वर्क इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, कि इसको लिख सकते हैं एल एन, है ना, वी एफ बाय वी आई, ये बेटा लॉग होता है ना, ओके। एल एन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन फाइनल वैल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यूम, ऐसे भी इक्वेशंस लिख सकते हैं। एक चीज है बेटा, यहां पे है ना यार, कौन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो यहां पे प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ये P या V आपके बुक्स में लिखा होगा V, ये कौन से चैप्टर में था, टीटीजन रेडिएशन पढ़े लो बेटा, बॉयल्स लॉ है, मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि टेम्परेचर कैसा है, यहां पे डेल टी क्या लिखा था, 0, तो इंटरनल एनर्जी 0। सर कैसे, बता दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। हाँ जी करता हूं बेटा, इंटरनल एनर्जी 0 इसीलिए है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है एन सी वी इंटू डी टी, एन सी वी इंटू डी टी, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यहां पे इंटरनल एनर्जी, यहां पे क्या है बेटा, डेल टी टेम्परेचर, डेल टी मतलब टेम्परेचर चेंज होना, यहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इंटरनल एनर्जी यहां पे नहीं होगी। इसीलिए मैं इसी इक्वेशन को, एक्चुअल भी हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का लॉ पढ़ा था, क्या, वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी, याद है ना। तो इसी के हिसाब से Q इज इक्वल टू W लिख सकता हूं, और W की वैल्यू तो एन आर टी एल एन ऑफ वी एफ बाय वी आई लिख सकता हूं, ये बाय वी आई, मतलब Q इज इक्वल टू लिख सकता हूं एन आर टी एल एन ऑफ फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। ये मुझे अमाउंट ऑफ हीट इतनी यहां पे आप लोगों को मिल रही है, मतलब हीट ट्रांसफर द गैस कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू द वर्क में हो रहा है, मतलब जितने भी मैं हीट दे रहा हूं उतना उसका वर्क हो रहा है। मतलब बता देता हूं बेटा, ये देखो यहां पे ये पिस्टन था, सिलेंडर है, मैं हीट दे रहा हूं कुछ क्यू नाम की, तो ये अंदर की गैस मॉलिक्यूल को कुछ एनर्जी नहीं मिल रही, वो पूरी की पूरी जितना भी यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स थे वो यहाँ पे ही लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। देखो ये पूरा ये पिस्टन्स ऊपर जा रहा है, यहाँ से डीवी इतना वॉल्यूम चेंज कर रहा है, कब, क्यों, अमाउंट ऑफ हीट देने से पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। इसमें सबसे मेन बातें बताता हूँ, चलो नोट डाउन करो। बच्चे बोलते हैं सर बाजू में नहीं हटते, इसलिए बाजू में हट रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालते रहना बेटा। चलिए, एक इसमें सबसे मेन चीज क्या क्या पढ़ी हमने,
सर डेल टी इज इक्वल टू 0, डेल यू इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, है ना। ये चीजें हम लोगों ने इसमें पढ़ी है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना, इतनी। और इक्वेशन पहले पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट रखा है, ठीक है ना। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सभी चीजें बताई है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें जो बता रहा हूं। या वर्क इज इक्वल टू क्या लिखा था, पी इंटू डेल वी, तो ये ध्यान रखना बस, तो हो जाएगा। इस स्टेप से चलाओ तो आंसर मिल जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते यार, ये होगा आइसोथर्मल था। अब देखते हैं बेटा आइसोबारिक क्या होता है। आइसोबारिक, आइसो मतलब से, बारिक नाम है, दो बैरोमीटर नाम सुना होगा। ये प्रेशर मेजर करने का डिवाइस का नाम है। एमीटर करंट मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, है ना। थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वैसे बैरोमीटर प्रेशर गिनने के लिए, एक स्केल मीटर लेंथ गिनने के लिए। वैसे हर किसी का एक डिवाइस होता मेजर करने का, तो प्रेशर गिनने के लिए ये काम आता बेटा। तो यहां पे आइसो मतलब से, देखो आइसो थर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसो बारिक, आइसो सेम, बारिक मतलब प्रेशर, यहां पे प्रेशर सेम होगा, कांस्टेंट होगा। देखो कांस्टेंट प्रेशर है, कौन बेटा, कांस्टेंट प्रेशर होगा इसमें आपको। अब जैसे कि देखो बॉइलिंग वाटर कांस्टेंट प्रेशर है नॉर्मली एटमॉस्फेरिक में, प्रेशर ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, यहां पे पीवी डायग्राम आप लोगों को दिया गया है। तो यहां पे आइसोबारिक प्रोसेस में आपका जो प्रेशर होगा, है ना, ये प्रेशर हम लोगों को यहाँ पे कांस्टेंट दिया है। शायद डायग्राम रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम आपको तो वही समझ में आ रहा है ना कि प्रेशर कांस्टेंट, देखो ये की होना चाहिए, हाँ वैल्यूम हो रहा है, देखो इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू में, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, तो ये चेंज हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को एक इक्वेशन लिख सकते हैं क्या सर, हाँ, चेंज इन प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, प्रेशर कांस्टेंट इसमें पीवी डायग्राम में, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या करना बेटा कि ये देखो यहाँ पे जीरो कोई नहीं है, जीरो कोई नहीं है, कौन, ना वर्क है ना हीट है ना तुम्हारा, मतलब जो हम लोग लिखते हैं ना कि Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, ऐसे लिखते हैं, कौन सा है बेटा, लॉ कौन सा है, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है। ना हीट को जीरो है, ना इंटरनल एनर्जी ना वर्क। पहले इसमें था इंटरनल एनर्जी, आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी जीरो थी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझे थर्मोडायनेमिक आइसोबारिक प्रोसेस में ये करके देना। सबसे पहले कुछ चीजें बताऊंगा आप लोगों को, यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, तो आपने लिखा सर P इंटू डी वी, तो इसके हिसाब से अगर वर्क इज इक्वल टू P, इसको इंटीग्रेशन करते हैं, एक्चुअली चेंज इन वर्क रहता है, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन करके लाया ये वाले, तो डी वी ये इनिशियल और ये फाइनल है, तो कैसे लिखोगे यार, P, इसका इंटीग्रेशन V होगा, लेकिन फाइनल और इनिशियल आपके बुक्स में थोड़ा इतना अच्छा नहीं दिया, ठीक है, मैं करके दे रहा हूं इंटीग्रेशन, वी एफ माइनस वी आर, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मुझे बताओ कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है क्या कि यार पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखनी चाहिए। देखो ना ये पी और ये वी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख सकता हूं, तो इस हिसाब से पीवी के जगह पे एन आर, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इनिशियल टू फाइनल हो रहा है ना, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे कि वी के जगह पे आ गया, ये हो गया बेटा मेरा वर्क। ओके सर, आपने क्या बोला सर, अब भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, और इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है एन सी वी इंटू डेल टी, या कुछ लोग ऐसे भी लिखेंगे, ये तो लिखने दो, कोई टेंशन नहीं है, फार्मूला याद रखो, फार्मूला याद रखना है, कुछ फार्मूले सिंपल सिंपल, वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डी वी, याद रखो, इंटरनल एनर्जी का एन सी वी इंटू डी टी, है ना, नंबर्स ऑफ मोल, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम है, चेंज इन टेम्परेचर है। चलिए इसको और इस भाषा में लिख सकते हैं सर, इस भाषा में, हाँ जी, तो देखो इंटरनल एनर्जी एन सी वी, यहाँ पे टी एफ माइनस टी आर। चलो तो मुझे यहाँ पे क्या थर्मोडायनामिक्स लॉ इस्तेमाल करना पड़ेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन वर्क, जो भी लिखना है, Q इज इक्वल टू यहाँ पे एन सी वी टी एफ माइनस टी आई, है ना, प्लस एन आर, यहाँ पे भी टी एफ माइनस टी आर। आपको समझ में आया होगा कि मुझे क्या कॉमन निकालना है, कॉमन क्या निकालना है, Q इज इक्वल टू एन सी वी प्लस एन आर कर सकता हूँ, मैं इसको कॉमन निकालता, दोनों तरफ है ना, तो टी एफ माइनस टी आई। तो बच्चों Q इज इक्वल टू एन कॉमन, ये सी वी बड़ा निकालना चाहिए था,
आर, है ना, टी एफ माइनस टी आई। लेकिन यार ये ऐसा लग रहा है, एक रिलेशन था, मेयर्स रिलेशन, याद आ रहा है कुछ? मेयर्स रिलेशन याद आ रहा है आपको, है ना, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर होगा, इधर जाने के बाद प्लस होता है ना, मतलब इसके जगह पे सी पी लिख सकता हूं, हाँ सर, एन सी पी, यहाँ पे टी एफ माइनस टी आई। तो ये मिली मुझे है हीट यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास जो भी हीट थी वो हीट यहाँ पे मिली है। मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंजेस होता है आइसोबारिक प्रोसेस में, तो इंटरनल एनर्जी आल्सो चेंजेस, मतलब बेटा टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना आइसोबारिक में, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होने से इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है। चलो यार लिख के लो, मुझे बच्चे थोड़ा सा लिखने के लिए बहुत बोलते हैं, है ना। चलो करना, आगे बढ़ना है। चले, इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से सर? सबसे पहला पॉइंट बोलूंगा मैं आप लोगों को, टेम्परेचर तो यहाँ पे नॉट कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी भी नॉट कांस्टेंट है, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू लिख सकता हूँ, और वर्क इज इक्वल टू P इंटू डेल वी। ये पॉइंट कम से कम इतने तो पॉइंट आपको पता होने चाहिए। हाँ, मेन पॉइंट रहा ना, चेंज इन प्रेशर जीरो होना चाहिए बेटा, प्रेशर चेंज होना नहीं चाहिए। ये हो गया आपकी कौन सी? आइसोबारिक। अब आइसो कहाँ गया बेटा? हाँ, आइसोकोरिक। कौन सा? आइसो मतलब सिर्फ कोर समझते ना, हम लोग बोलते हैं ना कोर, अर्थ का कोर कितना है, मतलब उसका वॉल्यूम कितना है। कोर मतलब वॉल्यूम बेटा, मतलब जहां हमारा डेल वी कांस्टेंट होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, दिमाग लगाने जैसी, कि वर्क का फार्मूला P इंटू डी वी। देखो सब दुनिया किसके पीछे खेलनी चाहिए? बस ये Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये कौन है? थर्मोडायनामिक्स का लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेटा जिनको इंटरनल एनर्जी और वर्क और हीट के बारे में, तीनों चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल दो, खत्म किस्सा। हर चीज में मैंने यही किया है। आइसोथर्मल में डी यू कॉन्स्टेंट था, इसलिए वर्क की ही चीज निकाल के क्यू को लगा दी मैंने, याद है, पी डी वी, याद है। अब दूसरे आइसो क्या लिखा था? बारीक, प्रेशर कांस्टेंट था। तो तीनों प्रोसेस होते थे यहाँ पे, चेंज, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क, तीनों ऐड कर दिया, हो गया। अब यहाँ पे सबसे मेन बात है कि यहां वर्क नहीं होगा, क्योंकि ये चेंज नहीं बोल रहा, चेंज मत करो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। तो डेरिवेटिव कैसे बनेगा? डेरिवेटिव के लिए बेटा वैरी होनी चाहिए ना चीज, यहां पे वेरिएशन नहीं हो रहा है। ध्यान रख दीजिए मैं क्या बता रहा हूं, यहां पे सबसे मेन चीज है मेरी कि यहां मुझे लिखना पड़ेगा कि Q इज इक्वल टू डी यू। वर्क कहां गया भैया? खड्डे में। क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट। देखो वॉल्यूम बदल रहा नहीं, प्रेशर भले बदले, टेम्परेचर भले बदले। देखो यहां पे दिया होगा, सिस्टम डज नॉट वर्क इन्वायरमेंट ड्यूरिंग द आइसोकोरिक प्रोसेस में, या चेंज नहीं होता। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो वर्क नहीं। वॉल्यूम बढ़ना चाहिए या कम, कुछ भी होने तो फिर वो पॉजिटिव निगेटिव वर्क मैंने पढ़ा है आपको, है ना। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव बोलो, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव वर्क बोलो, लेकिन यहां पे नहीं हो रहा है बेटा। तो डी क्या है? मैंने तो कितने बार फार्मूला बोला, एन सी वी इंटू डेल टी। कुछ बच्चे थे यहाँ पे डेल टी के जगह पे डेल डी ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते, कोई टेंशन नहीं है। तो बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बोला था, हमने नहीं लिखा। चलो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारा जो इक्वेशन है, सॉरी, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब ये तो जीरो है तो सीधी बात, नो बकवास, Q की वैल्यू मिलेगी एन सी वी इंटू डेल टी। इसको डेल टी लिखो, आपके बुक्स में लिखा है तो ठीक है। ये अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे मुझे मिल रही है। सिंपल सी चीज है। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट मैंने कवर किए, क्या किए पता है आपको? कि नंबर 1 क्या लिखोगे आप लोग? डेल वी इज इक्वल टू जीरो सर, यहाँ पे वर्क भी जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे Q इज इक्वल टू डेल यू होगा, है ना। ये चीजें आप लोगों को फटाफट पता होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। चलो, और यहाँ पे डेल टी भी नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। इसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है बेटा? एडियाबैटिक प्रोसेस। ये मैंने निकाल के दिया आप लोगों को वहीं। एडियाबैटिक प्रोसेस बेटा सडनली कोई चीज सडनली होनी चाहिए, जैसे कि टायर फूटना गाड़ी का हठात से। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब चेंजेस होना थोड़ा सा पॉसिबल, ना हीट अंदर आ सकती ना बाहर जाती, इसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। और इसीलिए एडियाबैटिक प्रोसेस में
आप लोगों को कहा गया है कि हीट एक्सचेंज ना होना, हीट एक्सचेंज ना होना, सडनली जो चीज हो, है ना। देखो, प्रोसेस ड्यूरिंग देयर इज द नो ट्रांसफर ऑफ हीट टू द सिस्टम, और सिस्टम में कोई भी हीट ट्रांसफर ही नहीं हो सकती। जैसे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जो है, अमाउंट ऑफ हीट जो है एक्सचेंज नहीं हो सकती, जीरो होती है ये बात। अब ये रहा, अब यहां पे इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू अपने माइनस डब्ल्यू लिखा, या डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल यू लिख सकता हूं। ऐसा क्यों सर, थोड़ा सा समझा दीजिए। देखो बच्चों, सबसे मेन यहां पे समझो मेरे पास ये पिस्टन्स है, मैं कोई हीट दे रहा हूं क्या, नहीं दे रहा हूं। अब ये पिस्टन्स अगर मेरा ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ऊपर चला जाए, ये ऊपर चला गया थोड़ा सा, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल है इसके ऊपर आके टकरा रहे हैं, खटाखट खटाखट। अब इससे टकराने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा बेटा, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा। देखो ये वॉल्यूम यहां से यहां चला गया, मतलब वर्क हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, ये इंटरनल मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी यहां पे खर्च कर रहे, स्पेंड कर रहे, मतलब वो कम हो रही है, इसीलिए यहां पे डेल यू निगेटिव लिखा है। और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसीलिए मैंने यहां पे पॉजिटिव डब्ल्यू को पॉजिटिव लिखा। नेगेटिव डी यू को क्यों लिखा इस इक्वेशन में, इसका कारण है कि खुद की एनर्जी जो थी 50 जूल इतनी एनर्जी थी, उसने वो कोलाइड्स कर रहा मॉलिक्यूल्स, वो पिस्टन पे जाके ऐसे खटाखट 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 टक्कर मारेंगे, इसलिए ऊपर गया, वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क पॉजिटिव, लेकिन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। कभी कभी ये भी चीज तो हो सकती है ना सर, कि हमारा यहां पे पिस्टन नीचे आ जाए। हाँ सर, इससे क्या होगा, वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम क्या होगा, डिग्रीज, तो वर्क डन निगेटिव। देखो वाइस वर्सा की बात कर रहा हूं मैं, है ना, निगेटिव। इंटरनल एनर्जी मैंने उसको दबाया सा, दबा दिया खटाक से, इससे क्या होगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है बेटा, एनर्जी बढ़ने से यहां पे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, वर्क डन निगेटिव। वाइस वर्सा, उल्टा हो रहा है यहां पे, है ना, ये दोनों कंडीशन में। थर्मोडायनामिक्स एडियाबैटिक प्रोसेस, बेटा यहाँ पे पॉइजन्स जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वह हम लोगों को नहीं है, थोड़ा सा याद रखना। कुछ कुछ चीज़ें यार हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो याद रखनी है। मैं जो बता रहा हूँ वो आपके भले के लिए बता रहा हूँ, बाकी दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो रहा है कि बेटा, एक मिनट, कितने बज गए भगवान, चलो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग कोशिश करते हैं, ओके, जल्दी से ख़त्म हो जाए, कोशिश करना तो हमारा काम है बेटा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी, कुछ लोग के अलग अलग टर्म अलग अलग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्या आपको वर्क का फार्मूला पता है, मैं थोड़ा सा जल्दी, और इंटरनल एनर्जी का फार्मूला तो हमको एन सी वी इंटू डेल टी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ये फार्मूला हो गया हमारे पास। अब बात करते बेटा, ये गामा क्या है, तो गामा होता है, सबको पता होना चाहिए, सी पी बाई सी वी, ये कांस्टेंट रेशियो है। जैसे मोनोएटॉमिक रहा तो 5/3, 7/5, डायटोमिक पॉलीएटॉमिक रहा 4/3, ये पता होना चाहिए। चलो मैं इसके लिए ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं, डेरिवेशन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम जाती है, थोड़ा सा थेरोटिकली पार्ट पढ़ना है आपको, बाकी कुछ नहीं। चलो वर्क क्या होता है यार, कब से बोल रहा हूँ मैं, इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम पी इंटू डी वी, पी वी इंटू डी वी लिख सकता हूँ, कोई टेंशन है, पी वी इंटू डी टी। चलो, लेकिन यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी रहा, तो पी इज इक्वल टू सी बाई वी गामा है, तो वर्क इज इक्वल टू, यहां पे मुझे लगता है सी को कांस्टेंट रखा जाए तो अच्छा रहेगा, इनिशियल टू फाइनल, ये डी वी बाई सी, नहीं वी 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 रेस टू गामा। ये बात समझ में आ रही बेटा, कहां से आ गया, पी के जगह पे सी बाई वी लिखना था, सी बाई वी, सी बाई वी, सी बाई वी रेस टू गामा, कोई टेंशन है, ओके। तो वर्क इज इक्वल टू सी कांस्टेंट है, मुझे लगता है कि इसका ऊपर नहीं इंटीग्रेशन किया जाए तो v रेस टू माइनस गामा होगा, ये dv होगा बेटा, इनिशियल और ये फाइनल है, ठीक है। यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू c, इसका जो इंटीग्रेशन है वो अगर देखा जाए v रेस टू माइनस गामा प्लस 1, इंटीग्रेशन तो आता है ना, माइनस गामा प्लस 1, और ये फाइनल और इनिशियल वैल्यू, हायर लिमिट, ये लोअर लिमिट है। बेटा मैंने क्या किया, फार्मूला जिनको पता नहीं मैं बता देता हूँ, x इंटू डी एक्स सिंपल है, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अब ये n को नहीं बेटा, पावर, पावर क्या है, माइनस, प्लस 1 करना है, और इसी को मैं c, इसको 1 माइनस गामा लिखा तो और अच्छा लगेगा क्या यार,
है ना। थोड़े से कुछ टर्म्स बहुत गंदे दिख रहे क्या, चल हाँ। अब देखो यहाँ पे वी रेस टू गैमा है, यहाँ पे 1 माइनस गैमा लिखा तो, अरे प्लस वाली पहली टर्म माइनस वाली बाद में लिखी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना यहाँ पे, इसलिए बाकी कुछ नहीं। बचा क्या सर मेरे पास, इसको भी ऐसे लिखा तो वी 1 माइनस गैमा, 1 माइनस गैमा लिखता हूँ थोड़ा और ये क्या हो रहा है, 1 माइनस गैमा है ना, फाइनल वैल्यू और ये इनिशियल। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही बेटा। अरे इसको उल्टा लिखा ना मैंने जानबूझकर, क्योंकि थोड़ा अच्छा लिखे, बाकी कुछ नहीं। चलो वर्क C1 माइनस गैमा। चलो अब आ गए हमारे यहाँ पे बुक्स में थोड़ा सा डिवाइडेड ये करके थोड़ा सा कंफ्यूज किया। मेरा बात देखो, मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये की मतलब है ये फाइनल वैल्यू में उसकी पावर यहाँ पे 1 माइनस गैमा है, ओके सर। यहाँ पे इनिशियल है, इसका भी पावर 1 माइनस गैमा होगा, सही है। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो बता सकते हो यार, बहुत ही ईजी और सिंपल लेवल की बताने की काम कर रहा हूँ मैं। लेकिन 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 मुझे बताना है आप लोगों को कि C की वैल्यू क्या है। C की वैल्यू ये है, तो देखो वर्क इज इक्वल टू, मुझे लगता है सर कि कुछ टर्म को अंदर रखते, देखो P को नहीं, चलो अंदर ही रख देते। देखो 1 माइनस गैमा, ये देखो C को अंदर डाल रहा हूं, ये पहले V है, ध्यान दीजिए 1 माइनस गैमा, इस P को पहले रखूंगा और V रेस टू गैमा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये C की वैल्यू है, इस C की वैल्यू को अंदर रखा हो, देखो P V रेस टू गैमा, P V रेस टू गैमा माइनस P इनिशियल 1 माइनस गैमा V रेस टू गैमा। मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा भी 1 माइनस गैमा, ये P है और ये V है, लेकिन ये बेटा फाइनल है, ठीक है ना, फाइनल है, फाइनल। और ये इनिशियल है पी वी आर। कैसे सर? देखो जिनको समझ में नहीं आ रहा दोबारा, 1 माइनस गैमा प्लस गैमा, गैमा गैमा मर गया, 1 पावर रखने की क्या जरूरत है बच्चों, उसका मीनिंग तो वही होगा ना, ओके। और ये फाइनल है तो फाइनल प्रेशर रखो, ये इनिशियल तो इनिशियल प्रेशर रखो। चलो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपकी बुक के थोड़े अगेंस्ट में जाके पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि बुक्स में थोड़ा सा डिवाइड लिया, बाद में न्यूमरेटर किया, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। बहुत मुझे लग रहा है ऐसा PV इक्वल टू एनआरटी भी रख सकते इसके जगह पे, PV इक्वल टू एनआरटी भी रख सकते, मतलब ये वर्क है ना बेटा, जैसे आपने ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, मतलब इसको और करता हूं, फाइनल वैल्यू प्रेशर, ये वैल्यू इनिशियल प्रेशर, ये डिवाइड बाय 1 माइनस गैमा, ये हो गया बेटा वर्क, ठीक है। कुछ लोग PV इज इक्वल टू एनआरटी को भी जानते होंगे, तो वर्क इज इक्वल टू यहां पे रख सकता हूं मैं एनआरटी, है ना, तो एन बाहर आर भी बाहर होगा, ठीक है, दोनों भी अंदर रह सकते हैं। यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई टेंशन है? समझ में आ रहा है? एक ही मतलब है ना दोनों का, एनआर बाहर निकालना पड़ेगा ना मुझे, बाकी कुछ नहीं है। तो बेटा ये था आप लोगों का एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें जो हमारा जो वर्क हो रहा है, तो कब क्या होगा क्या नहीं है बताने वाली जरूरत है, बस इतना डेरिवेशन है। जिन लोगों को पता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पॉइजन रेशियो है। इसके बाद में मैंने क्या किया, वर्क P की वैल्यू रखी, इस P की वैल्यू रखी, वैल्यू रखने से ये ऊपर गया तो पावर माइनस होता है, बस इसका इंटीग्रेशन किया बेटा मैंने, इंटीग्रेशन करने के बाद ये मिला, तो मैंने बोला यार इसको प्लस करने की कोशिश करते है ना, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं। ये फाइनल इनिशियल वैल्यू रखी, बाद में C की वैल्यू पुटअप करने के बाद ये आ गया, ये आने के बाद मैंने क्या किया यार, VV का रिलेशन लगा दिया यहाँ पे, जैसे बताया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब हम लोगों को, अरे भगवान कहाँ गया, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। साइक्लिक प्रोसेस इसमें दिख रहा नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी। साइक्लिक प्रोसेस नहीं दिख रहा है ना, कोई टेंशन ना, मैं ले लूंगा ना बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं, चलो मैं लेता हूं। अब ये साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जहां से निकल गए थे वहीं पे वापस आना। ये ए से निकल गए थे, घर से निकल गए थे, घर पे ही वापस आना पड़ेगा, घर से निकल गए थे,
घर से ही वापस आना पड़ेगा, है ना। ये आपका इनिशियल प्रेशर था आपका, यहाँ पे आपको फाइनल था, ये प्रेशर था, ये फाइनल प्रेशर है आपका, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है बस, बाकी कुछ इस ग्राफ में जहाँ से गए थे वहीं पे आना। यहाँ पे कोई इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है। मतलब सर क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि U प्लस डब्ल्यू, तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ओके, यही साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से गए थे वहां से वापस आना। नेक्स्ट है बेटा फ्री एक्सपेंशन। इस फ्री एक्सपेंशन में एडियाबैटिक प्रोसेस है। कौन सी है बेटा? एक्सपेंशन। नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती, हीट एक्सचेंज नहीं होती है, हीट एक्सचेंज नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती बेटा। तो ये भी बात पता होनी चाहिए, एक्सचेंज हीट होती नहीं है इन्वायरमेंट में। नो वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन भी नहीं होता है, तो ये भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी। बस इसके फ्री एक्सपेंशन के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। बलून का सडनली रैप्चर होना और बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग देते रहते हैं, तो चलो यार शेयर करो। और दूसरी बात, महा रिवीजन पूरे लेक्चर तैयार है, जाके देखो आप लोग, आपके लिए बना के रखे। आपकी बार 90 पार करना, चलो शेयर करना, लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।